नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन में 10,800 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। फिर से सुनिए, 4 दिन में 10,800 किलोमीटर। इस दौरान नरेंद्र मोदी की 10 पब्लिक मीटिंग्स हैं। पूरब में अगरतला से लेकर पश्चिम में मुंबई तक, सेंट्रल इंडिया में लखनऊ से लेकर साउथ इंडिया में बेंगलुरु तक मोदी की प्रेजेंस हर जगह। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है, तो बताते हैं। 10 फरवरी को मोदी दिल्ली से लखनऊ गए, लखनऊ से मुंबई पहुंचे और वापस दिल्ली आए। यानी बीते हुए कल में मोदी ने 2,700 किलोमीटर का सफर किया। आज 11 फरवरी को मोदी दिल्ली से त्रिपुरा गए और अब दिल्ली लौट रहे हैं। कुल 3,000 किलोमीटर का सफर। कल प्रधानमंत्री पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम को एड्रेस करेंगे और वहां से दौसा जाएंगे और एक हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। कल ही देर रात नरेंद्र मोदी बेंगलुरु पहुंचेंगे। यानी कल मोदी करीब 1,800 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। परसों 13 फरवरी को मोदी एरो इंडिया शो का उद्घाटन करेंगे और वापस त्रिपुरा जाएंगे। इस तरह नरेंद्र मोदी 3,400 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। और इन सबको जोड़कर देखें तो 90 घंटों में मोदी 10,800 किलोमीटर की यात्रा करने वाले हैं और 10 पब्लिक मीटिंग्स होंगी। मेहनत की पराकाष्ठा क्या होती है, मोदी एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं। फिर भी विरोधी पूछते हैं कि मोदी जीत क्यों जाते हैं, मोदी क्यों जीतते हैं। इसकी बाकी बातें एक रिपोर्ट में देखिए। लेफ्ट राइट की पहली टक्कर, त्रिपुरा में वोट का चक्कर। जब नल से जल आता है ना, तो ये माताओं बहनों का आशीर्वाद का पाइपलाइन सीधा दिल्ली मेरे घर में खुलता है। लेफ्ट और कांग्रेस की जॉइंट फोर्स, नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कोर्स। जो कभी सोच तक नहीं सकते थे, पीढ़ियां बीत गई, पक्का घर कभी मिला नहीं, उन्हें भी पीएम आवास योजना का पक्का घर मिल रहा है। प्रधानमंत्री की सीधी बात नोट करके रख लीजिए। जिन गरीबों को अब तक पीएम आवास योजना के पक्के घर नहीं मिले हैं, मेरे बात पे भरोसा करना, उन्हें भी भाजपा सरकार बनने के बाद पक्के घर बनाने का काम तेज कर दिया जाएगा। त्रिपुरा में विजय का संकल्प, क्या मोदी का नो विकल्प? भाजपा वही करती है जो आपकी प्राथमिकता होती है, आपकी जरूरत होती है। चंदे के पीछे लूट की कहानी, प्रधानमंत्री की जुबानी। इन लोगों ने 3 दशक तक त्रिपुरा में चंदा 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 हर किसी को लूटने का लाइसेंस देके रखा था। विजय का मंत्र, क्या मोदी के पास है सारे यंत्र? भाजपा सरकार ने डर, भय और हिंसा से त्रिपुरा को मुक्ति दी है। लेफ्ट के गढ़ में संस्कृति की बात, लेनिन मार्क्स पर करारा प्रहार। अपनी संस्कृति को हीन भावना से देखने वाले लेफ्ट और कांग्रेस के लोगों ने अतीत में भी कुछ नहीं किया और आगे भी ऐसी कोई संभावना नहीं है। गठजोड़ से किसका भला, मोदी ने आसान भाषा में समझा दिया। अब चंदा लेने की आदत जाती नहीं है, इसलिए फिर से साथ आ गए हैं। ये चंदा के लिए आए हैं, आपका भला करने के लिए नहीं आए। जीतना कैसे है, दुश्मन को हराना कैसे है, मोदी को मालूम है। त्रिपुरा के लोगों को कांग्रेस लेफ्ट की दुधारी तलवार से सतर्क रहना है। एक एक वोट की ताकत क्या है, प्रधानमंत्री से सुन लीजिए। आपके एक वोट की शक्ति त्रिपुरा को विनाशकारी ताकतों से भी बचाएगी। मोदी के सियासी दुश्मन इन दिनों अडानी अडानी करके मोदी की कुर्सी को हिलाने में लगे हैं।
मोदी ने चंदे की कहानी सुनाकर डायरेक्ट वोटर्स से कम्युनिकेट किया। चंदा चंदा चंदा। पूर्वोत्तर का त्रिपुरा, जहां बीजेपी ने 5 साल पहले लेफ्ट का किला फतेह किया था, वहां मोदी के सामने इस बार लेफ्ट और कांग्रेस की जॉइंट फोर्स है। लेफ्ट और कांग्रेस को मिलाकर वो इकोसिस्टम बनता है जिसने 70 साल तक देश पर राज किया, और आज ये इकोसिस्टम मोदी के खिलाफ काम करता है। पॉलिटिकल सोच का पर्चा लेफ्ट तैयार करता है, कांग्रेस उसे सड़क पर लेकर आती है। विचार लेफ्ट का, राज कांग्रेस का। मैं देख रहा था कल कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम समर्थक उछल रहे थे, और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात, बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है, ये कह कह करके हम, ये कह कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। ये इकोसिस्टम 1947 से ही चला रहा है। त्रिपुरा में ये खुलकर मैदान में आया है। वैसे इस जॉइंट फोर्स का पायलट प्रोजेक्ट बंगाल में फेल हो चुका है। त्रिपुरा में नया टेस्ट है और पिच पर नरेंद्र मोदी खड़े हैं। कांग्रेस और लेफ्ट के लोग मिलकर छल कपट में जुटे हैं। कुशासन के पुराने खिलाड़ियों ने हाथ मिला लिया है, साथ ही कुछ दूसरे दल भी उनकी पीछे से मदद कर रहे हैं। ऐसे दलों का नाम और नारा कुछ भी हो, लेकिन उनको जाने वाला एक एक वोट त्रिपुरा को फिर से पीछे धकेल देगा। इकोसिस्टम पर प्रधानमंत्री का फुल प्रहार आगे दिखाएंगे। उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तिलमिलाहट का अंदाजा लगा लीजिए। वैसा ही पार्लियामेंट में आप देखे होंगे कि उनका उत्तर कैसा था। इतना गुस्से में छाती थपथपा के मार लेते थे, और उनके भाषण में उन्होंने यहां तक भी कहा कि मैं एक आदमी सारे देश के अपोजिशन को भारी पड़ता हूं। इतनी अहंकार की बात उन्होंने करी, यानी उनकी पार्टी भी उनके सामने कुछ नहीं। जो नेता उनको आगे बढ़ाए वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं मोदी एक ही इंसान भारी पड़ रहा हूं सबके लिए। अरे भाई, तेरे जैसे बहुत लोग हो गए दुनिया में, और हो भी गए, आगे भी बढ़े, फिर बाद में मिट भी गए। तो ऐसी अहंकार की बात करो। पार्लियामेंट में 2 दिनों तक नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके साथियों की बखिया उधेड़ी। अब मोदी डायरेक्ट मैदान में आए। चौबीस में लेफ्ट राइट की बड़ी टक्कर होगी। उससे पहले त्रिपुरा में भिड़ंत हो रही है। लेफ्ट लेनिन और मार्क्स समझाता है, कांग्रेस अडानी के बारे में बताने की कोशिश कर रही है। मोदी पक्का घर और नल से जल की बात बताते हैं। त्रिपुरा जैसे छोटे से राज्य में जहां लोकसभा की 2 ही सीटें हैं, वहां नरेंद्र मोदी ने एक दिन में 2 रैलियां की। मोदी ने अपनी पॉलिटिकल डिक्शनरी से कैसे कैसे शब्द चुनकर प्रयोग किए, उसे देखना इंटरेस्टिंग है। छल कपट, कुशासन के खिलाड़ी, गरीब से विश्वासघात, चंदा लेने वाले, सीपीएम का काडर,
लूटने का लाइसेंस, बीजेपी का संकल्प, कानून का राज, आवास, आरोग्य, आय, त्रिशक्ति, पक्का घर, नल से जल, माताओं बहनों का आशीर्वाद। अडानी करने से शेयर बाजार और सेंसेक्स की फीलिंग आती है, जिससे 95% आबादी कोई कनेक्शन नहीं जोड़ पाती। मोदी जब चंदे की बात करते हैं तो उसमें लोकल दादागिरी खत्म कर देने की फीलिंग होती है। मोदी जब पक्के घर का वादा करते हैं तो वोटर के मन में प्रधानमंत्री से मिला पक्का कमिटमेंट जागता है। लेफ्ट कहता है कि तुम्हारा पैसा अडानी ले गया, राइट कहता है कि गरीबों के खाते में पैसा मैं लेकर आया। वोटर कौन सा थॉट पकड़ेगा, इस बारे में प्रधानमंत्री की रीडिंग पक्की है। त्रिपुरा पर मां त्रिपुर सुंदरी का आशीर्वाद है। भाजपा सरकार त्रिपुरा की ताकत को एक और त्रिशक्ति से बढ़ा रही है। इसमें पहली शक्ति है आवास। त्रिपुरा के लोगों को पक्का घर। दूसरी शक्ति है आरोग्य। त्रिपुरा के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं। और तीसरी शक्ति है आमदनी। त्रिपुरा के लोगों को आय में वृद्धि। आवास, आरोग्य और आय की ये त्रिशक्ति त्रिपुरा के लोगों का जीवन आसान बना रही है। त्रिपुरा वो राज्य है जहां 5 साल पहले बीजेपी 0 से 36 सीट तक पहुंची थी और अपने दम पर उसने बहुमत वाली सरकार बनाई थी। कांग्रेस यहां पर 0 पर है। लेफ्ट पहले 49 पर था, अभी 16 पर है। मोदी को 36 से और आगे जाना है। कांग्रेस किसी भी तरह मोदी को रोको वाले एजेंडे के साथ लेफ्ट के पीछे है। त्रिपुरा में 1.5-2% वोट पाने वाली अब कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं रह गई। सच्चाई राहुल को भी पता है। 16 फरवरी को त्रिपुरा में वोटिंग है, लेकिन राहुल गांधी एक दिन के लिए भी त्रिपुरा झांकने तक नहीं गए। प्रियंका गांधी वाड्रा भी कभी त्रिपुरा नहीं पहुंची। जबकि इस छोटे से राज्य में बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा और अमित शाह सबने प्रचार किया। जो अब तक नहीं जीता उसे जीतो और जो जीत लिया है उसे किसी भी कीमत पर मत छोड़ो। नरेंद्र मोदी की यह सिंपल पॉलिटिकल फिलॉसफी विरोधी जानते तो हैं, लेकिन इससे लड़ पाने की ताकत नहीं जुटा पाते। मोदी यही मैदान मार ले जाते। एक शब्द सुनाई देता था, चंदा। कुछ भी हो चंदा। गाड़ी लाए चंदा, घर बना रहे हो चंदा, दुकान खोल रहे हो चंदा। इन लोगों ने 3 दशक तक त्रिपुरा में चंदा 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 हर किसी को लूटने का लाइसेंस देके रखा था। किसी न किसी बहाने से लोगों को चंदा देना ही पड़ता था। अब भाजपा सरकार त्रिपुरा को चंदा करने वालों से ही मुक्त कर दिया है। त्रिपुरा के साथ पूर्वोत्तर के 2 अन्य राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं। नागालैंड में हालत यह है कि अकुलतो सीट पर बीजेपी के खिलाफ जिस कैंडिडेट को कांग्रेस ने टिकट दिया उसने पर्चा ही वापस ले लिया और बीजेपी का एक कैंडिडेट बिना चुनाव के ही विधायक बन गया। नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को वोट पड़ेंगे। अभी त्रिपुरा का माहौल गर्म है। आगे नागालैंड और मेघालय में भी मोदी का दौरा होगा। राजस्थान और कर्नाटक के लिए प्रधानमंत्री का प्रोग्राम फाइनल हो रहा है। मोदी महाराष्ट्र घूम आए हैं। 12 फरवरी को नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौसा में होंगे और 13 फरवरी को मोदी बेंगलुरु के पास येलहंका एयरबेस पर 14वें एरो इंडिया शो का उद्घाटन करेंगे। ये एक्सप्रेसवे देख रहे हैं आप, ये अमेरिका का नहीं है, ये ब्रिटेन या जर्मनी का भी नहीं है, ये जापान भी नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह एक्सप्रेसवे हिंदुस्तान में बनाया है। दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। 1386 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे कोटा, इंदौर,
जयपुर, भोपाल, वडोदरा और सूरत जैसे शहरों को जोड़ेगा। 1386 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का 246 किलोमीटर का हिस्सा तैयार हो गया है। एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसौट सेक्शन मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये एक्सप्रेसवे कैसे बना है, इसे इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर अभय पाराशर ने भी देखा। सड़क के रास्ते मुंबई जाना अब बेहद आसान होने वाला है। आप सड़क के रास्ते अपनी गाड़ी से मात्र 12 घंटे में जल्द ही गुरुग्राम से मुंबई पहुंच जाएंगे और बेहद शानदार हाईवे के जरिए बेहद चौड़ा कॉरिडोर जो है वो तैयार हो रहा है और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोहना से दौसा तक का जो फर्स्ट फेज का जो कॉरिडोर है मुंबई एक्सप्रेसवे का, उसका उद्घाटन करने वाले हैं। जब आप गुरुग्राम से मुंबई जाएंगे तो रास्ते में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। जगह जगह आपके लिए रेस्टरूम्स होंगे, वॉशरूम्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे और ये तैयारी जो है यहां पर लगभग पूरी हो गई है। बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्स्ट फेज का उद्घाटन जो है वो इसके अंदर करने वाले हैं। हम आपको बताएं, लगभग गुरुग्राम से अगर हम बात करें मुंबई तक की तो तकरीबन 1450 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे है, जिसमें से 220 किलोमीटर यानी कि जो फर्स्ट फेज है उसका उद्घाटन होने जा रहा है, सोहना से दौसा तक जाएगा। और दिल्ली से अगर हम बात करें महाराष्ट्र तक यानी कि मुंबई तक 5 राज्यों से ये एक्सप्रेसवे जुड़ेगा, जिसमें दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। इन सभी राज्यों को जोड़कर ये एक्सप्रेसवे जो है ये तैयार हो रहा है। और अब दिल्ली वालों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि आप दिल्ली से निकलेंगे, गुरुग्राम पहुंचेंगे और सोहना से मेरे पीछे ये जो आप एक्सप्रेसवे देख रहे हैं, यहां से मुंबई वडोदरा के लिए आप कट लेंगे और सीधा शानदार तरीके से आप 12 घंटे में मात्र मुंबई पहुंच जाएंगे। विरोधी पूछते हैं कि मोदी को वोट क्यों मिल जाते हैं। कभी वो ईवीएम को दोष देते हैं, कभी हिंदू मुसलमान का कसूर बताते हैं, लेकिन मोदी के काम नहीं देखते। सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक जैसे बड़े बड़े राज्यों में इसी साल चुनाव है। मोदी हर जगह काम करके माइलेज ले रहे हैं, दुश्मन सिर्फ बयान और नैरेटिव के भरोसे हैं। पाकिस्तान के हालात के लिए कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। यहां पर अम्मा शहबाज शरीफ हैं, मुल्क खुद कंगाल है, दिवालिया होने से बचने के लिए IMF के सामने कटोरा लेकर बैठे हैं। जनता भूखी मर रही है, लेकिन इस्लाम के नाम पर सनक ऐसी है कि अपनी आवाम को भूलकर टर्की को चंदा देने चले हैं। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि मदद जरूर करो, लेकिन तब जब अपनी आवाम को रोटी देने की काबिलियत हो। अपनी सरकार की ऐसी बेशर्मी से बेहाल पाकिस्तानी अब बार बार मोदी का नाम लेने लगे हैं। क्या पाकिस्तान का कर्ज भारत ने रोका? दिवालिया पाकिस्तान को मोदी क्यों याद आ रहे हैं? पाकिस्तानी आवाम सुन रही है मोदी का पैगाम। टर्की की तरह पाकिस्तान की भी मदद करेंगे मोदी। इजराइल की लॉबी के बाद इस वक्त दूसरी सबसे स्ट्रॉन्ग लॉबी वॉशिंगटन डीसी में इस भारतीय लॉबी, इंडियन लॉबी, IMF के ऊपर जो भारत का इन्फ्लुएंस है। और इससे एक चीज तो मुझे लगता है कि वाज़ा हो गया कि भारत किसी भी कंट्री पर अगर मुश्किल टाइम आएगा ना तो भारत सबसे पहले आगे जाएगा। और जिस तरह से भारत आगे बढ़ के तुर्की के लोगों की हेल्प कर रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। हम भारत से अलग इसलिए हुए थे कि हम मुसलमान हैं, हमें अलग मुल्क चाहिए जहाँ हम जाके अपने कवानीन को इम्प्लीमेंट कर सकें। हम वो भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम दोगले हैं। किसी भी मुल्क में कोई भी डिजास्टर आता है, कोई क्राइसिस आते हैं तो हिंदुस्तान बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेता है इमदाद करने में। मगर जब कोई ऐसा मसला पाकिस्तान में दरपेश होता है तो वहाँ से एक पैगाम तो आता है कि हम हेल्प करें, उसके बाद कोई भी सिनेरियोस हमारे सामने नहीं आ रहे होते, नजर नहीं आते। पाकिस्तान को लगता है कि उसे IMF से मिलने वाले कर्ज पर भारत ने अड़ंगा लगा दिया है। इसकी वजह यह है कि जब IMF की टीम पाकिस्तान में बैठी थी तब भारत की कूटनीति पूरी दुनिया के चक्कर लगा रही थी। NSA अजीत डोभाल इसी दौरान अमेरिका गए, ब्रिटेन गए और फिर रूस गए। विदेश मंत्री S जयशंकर भी
दुनिया भर के ताकतवर देशों के साथ संपर्क में रहे। पाकिस्तान को लगता है कि भारत की ये सारी बैठकें उसका कर्ज रोकने के लिए ही थी। हमें बड़ी उम्मीद थी कि डील डन हो जाएगी, वो डील डन नहीं हुई अभी तक। वो उन्होंने कहा पता नहीं, अब आपके ही कई सर वॉशिंगटन में आप बैठे हैं, वहीं से कह रहे हैं कि अप्रूवल आएगी, तो ये अप्रूवल क्यों नहीं पहुंची? सबसे बड़ा इंपैक्ट है कि आईएमएफ के ऊपर जो भारत का इन्फ्लुएंस है, भारत की लॉबी जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, उनका इन्फ्लुएंस है। मैं हमेशा कहता हूं, इजराइल की लॉबी के बाद इस वक्त दूसरी सबसे स्ट्रांग लॉबी वॉशिंगटन डीसी में इस भारतीय लॉबी, इंडियन लॉबी। उसको काउंटर करने के लिए आपके पास आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड यू आर नॉट प्रेजेंट इन वॉशिंगटन डीसी, अनफॉर्चुनेटली। मेरे ख्याल में तो आप वैसे बड़े अरसे से किसी जगह भी नहीं है। अजय डोवाल साहब जो है अभी एनएसए जो भारत के थे, वो वॉशिंगटन डीसी आए। वॉशिंगटन डीसी में बड़ी उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई अपने अमेरिकन एनएसए के साथ। यूके गए, वहां पे उनको प्राइम मिनिस्टर उनसे मिला। उसके बाद देखें ही वेंट टू रशिया एंड ही वेंट टू ही मेट पुतिन। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आईएमएफ आपका एनएसए मौजूद नहीं है इस वक्त, आपका यू डोंट हैव एनी एनएसए। और जिस खूबसूरती के साथ आपने रशिया जाने में, अफगानिस्तान समिट में शामिल होने से इनकार कर दिया, भारत की वजह से आप नहीं गए वहां पे। आपने हमेशा वो करना होता है जो भारत करे, आपने उसका अपोजिट करना होता है। एक ये वजह थी। इन सबको जाके तालिबान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में क्लासें लेनी चाहिए। डॉलर सारा आज गया यहां से पाकिस्तान से, लेकिन उनकी करेंसी आपसे स्ट्रांग है। भारत कर्ज में फंसे श्रीलंका की मदद कर रहा है, भूकंप से तबाह टर्की की मदद कर रहा है, सीरिया की मदद कर रहा है, अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, लेकिन भारत की चैरिटी लिस्ट से पाकिस्तान बाहर है। शहबाज शरीफ भले खामोश हों, लेकिन उनकी आवाम ये सवाल जोर से पूछ रही है कि भारत हमारी तरफ हाथ क्यों नहीं बढ़ा रहा। किसी भी मुल्क में कोई भी डिजास्टर आता है, कोई क्राइसिस आते हैं, तो हिंदुस्तान बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेता है इमदाद करने में। मगर जब कोई ऐसा मसला पाकिस्तान में दरपेश होता है, जैसे अभी रिसेंटली फ्लड्स आए, तो वहां से एक पैगाम तो आता है कि हम हेल्प करें, क्या हम हेल्प करें, मगर उसके बाद कोई भी सिनेरियोस हमारे सामने नहीं आ रहे होते, नजर नहीं आते। हमारे अपने जो हुक्मरान है या हमारे अपने जो समझे जो बाशऊर लोग हैं ना, यहाँ पर उनकी बेसिक जो नीड है वो सियासत है इस टाइम, सिर्फ उनको और किसी चीज से कोई नहीं है। जिस तरह हेल्प इंडिया ने टर्की की है, शायद पाकिस्तान ने भी नहीं। एग्जैक्टली उसकी रीजन मैंने आपको बताई है। उसकी रीजन यही है कि पाकिस्तान खुद ही इस टाइम वो उस सिचुएशन में है ही नहीं कि वो हेल्प आउट कर सके। पाकिस्तान में अपनी फाइट्स ही नहीं खत्म हो रही इनकी। पाकिस्तान का हमारे पास कुछ होगा तो हम किसी की हेल्प करेंगे ना। हमारी सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि हमें हमारा लम्हा फिक्रिया ये है कि हमें अपने आप की अपनी हालत संवारने की ज्यादा जरूरत है। हम तो हिंदुस्तान को अपना पुराना दुश्मन समझते हैं ना, इसलिए बस। दुश्मनी किस नाम की? पाकिस्तान जो है ना मजहब के नाम पे अलग हुआ है और हिंदुस्तान से ही अलग हुआ है। बेसिक दुश्मनी की ये वजह है। दूसरी बात यह है कि मतलब हमारे कल्चर तो खैर मिलते हैं हमारे, लेकिन हमारी जो एक निसाब तालीम है ना पाकिस्तान का, खास करके आप देख लें कि हमें वही मतलब पढ़ाया जाता है, हिंदुओं ने ये किया, हिंदुओं ने वो किया, जिसकी वजह से मतलब हमारे जो माइंड है ना वो बहुत उनके एक दूसरे के मुखालिफ हुए हैं। शुक्रवार को ही पीएम मोदी ने भारत के दाऊदी बोहरा समुदाय से मुलाकात की और इस मुलाकात की गर्मजोशी सरहद पार भी महसूस की गई। वीडियो देखा, फिल्म देखी, आपने बार बार उसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री कहा है। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, न मैं यहां प्रधानमंत्री हूं न मुख्यमंत्री हूं। दाऊदी बोहरा मुसलमानों का ही एक संप्रदाय है। पाकिस्तान के लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि जब मोदी भारत के मुसलमानों को अपना परिवार बता सकते हैं तो पाकिस्तान के मुसलमानों की ओर वो क्यों नहीं देख रहे। दाऊदी फैमिली जो कि इंडिया की बहुत बड़ी एक इस्लामिक जमात है, उनको पीएम मोदी ने ये कहा है कि आई एम नॉट योर प्राइम मिनिस्टर, आई एम योर फैमिली मेंबर। एक जो सेकुलर डेमोक्रेटिक जो किसी रिपब्लिक का जो सरबराह है, इससे बेहतर मेरे ख्याल से स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, हम ये कहते हैं कि इंडिया में जो है माइनॉरिटीज, स्पेशली जब मुसलमानों की बात होती है तो हम कहते हैं कि उनको प्रॉपर राइट्स नहीं दिए जा रहे, लेकिन अगर हम वहाँ की मुस्लिम जमातों की बात करें, बड़े बड़े मौलानाओं की बात करें, तो सर उनके ताल्लुकात मोदी के साथ बहुत अच्छे हैं। मेरे अपने मुल्क में अगर ये सारी माइनॉरिटीज, जैसे कि अगर मैं मुसलमान हूँ, क्रिश्चियंस, हिंदूज और ये सब अगर मेरे मुल्क में वेल प्रोटेक्टेड हैं इनके राइट्स, तो मैं कमेंट कर सकता हूँ कि मोदी कश्मीर में क्या कर रहा है या वहाँ पे क्या कर रहा है।
तो मतलब अगर मैं इनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूं तो मैं मेरे ख्याल से ये कमेंट करना मेरे लिए नामुनासिब है, जब तक कि मेरा अपना हाउस इन ऑर्डर ना हो। दरअसल पाकिस्तान की असल समस्या हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि वो नफरत है जिसके बलबूते यहाँ के हुक्मरान 75 सालों से राज कर रहे हैं। भारत से नफरत की बिना पर पाकिस्तान बना। पाकिस्तानी हुक्मरान और फौज ने इस नफरत को जमकर सींचा। पाकिस्तानी आवाम को कश्मीर पर कब्जे का ख्वाब दिखाया गया। आवाम के बीच भारत को दुश्मन की तरह पेश किया गया। अब पाकिस्तानी हुक्मरान भारत से मदद मांगे तो किस मुंह से? हम भारत से अलग क्यों हुए थे? हम भारत से अलग इसलिए हुए थे कि हम मुसलमान हैं, हमें अलग मुल्क चाहिए जहाँ हम जाके अपने कवानीन को इम्प्लीमेंट कर सकें। हम वो भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम दोगले हैं। हमारे पास इस्लाम है, ठीक है, लेकिन जो सिस्टम हमारा गोरों का है। हमारी किताबों में क्या लिखा गया है कि इंडिया हिंदू सिख इस्लाम दुश्मन। जब दुश्मनी बच्चों को पढ़ाएंगे, इस तरह के माइंडसेट बनाएंगे बच्चों का, तो लगता है कि आपको कहीं ना कहीं पीस होगी, कहीं प्यार होगा। उसको लगेगा यार वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो मैं ठीक हूँ, मेरा अब्बा ठीक है, मेरी अम्मा ठीक है, मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत हैं। एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ भारत। भारत से हम अलग किस लिए हुए थे? मुसलमानों के लिए अलग वतन होना चाहिए जहाँ पे वो आज़ादी से रह सकें। आज़ाद रह रहे हैं हम, लेकिन ये हमारी हुकूमतें जितनी भी हैं ये हमें आज़ाद रहने नहीं दे रही हैं। आवाम को हर चीज़ में जकड़ के रख दी है। ख़ास तौर पे महंगाई का तूफान आया। और जबकि आप इंडिया के अंदर देखें, पीपल लव टू वर्क इन इंडिया, इकोनॉमी इनकी बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेटर कर लेते हैं तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं? क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं? ऐसी ट्रेड करें जिससे हम दोनों नेशंस को बेनिफिट हो। भारत से हम अलग क्यों हुए थे सर? जस्ट बिकॉज देयर रेसिज्म। आपको नहीं लगता कि आप इंसानियत की दौड़ आ गई है, ज़्यादा प्रायोरिटी इंसानों को दी जाती है? डेफिनेटली इंसानियत की दौड़ है, ठीक है, लेकिन हम लोग इंसान नहीं हैं। सॉरी टू से, क्यों नहीं है? हम लोग वी डोंट केयर। दूसरी तरफ भारत ने हिंदू मुसलमान की बजाय हर उस देश की मदद की जो मुश्किल में था। पाकिस्तान की तरह टर्की भी मुस्लिम देश है और सीरिया में भी बड़ी मुस्लिम आबादी है। दोनों जगहों पर भारतीय रेस्क्यू टीम मलबे में फंसे लोगों की जान बचाने में जुटी है और इसे दुनिया भर में सराहा जा रहा है। एक चीज तो मुझे लगता है कि वाज़ा हो गया कि भारत किसी भी कंट्री पर अगर मुश्किल टाइम आएगा ना तो भारत सबसे पहले आगे जाएगा। मोदी जी ने इतनी ज्यादा हेल्प की, वो तो नहीं गए और इन्हें लगा कि टर्की में हर तरफ बिल्डिंग्स गिरी है, जाके वहां पे 8-10 फोटो खिंचवा के आ जाएंगे। हमें इस चीज का अफसोस है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, जाने की क्या जरूरत थी। और इस चीज से दुनिया ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया कि आप लोग किस तरह के हो, आपको पता ही नहीं है किस टाइम जाना है किस टाइम नहीं जाना। तो हमें अफसोस है कि ये चीज हमारी साइड से नहीं होनी चाहिए थी। और जिस तरह से भारत आगे बढ़ के तुर्की के लोगों की हेल्प कर रही है, पूरी दुनिया देख रही है। और उन्होंने बोला है कि हम सनातनी है और हमारे संस्कार ये बिल्कुल ठीक कहा। आपके संस्कार तो पूरी दुनिया ने देख लिए हैं कि भारत का दूसरी कंट्रीज को लेके कितना गुड बिहेवियर है, कितना गुड एटीट्यूड है। ये भी पाकिस्तान है, क्योंकि यहाँ पर जब कोई मुसीबत आती है तो ये लोग निकल पड़ते हैं, 8-10 फोटो शूट करते हैं, उसके बाद इनकी जुबान भी नहीं खुलती उन लोगों की। इस टाइम हमारे हालात बहुत खराब है। IMF ने हमें लोन नहीं दिया क्योंकि उनकी पहली शर्त थी कि जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं वो सारे अपनी इनकम स्टेटमेंट दे। जाहिर है वो कभी भी अपना भेद नहीं देंगे IMF को, तो उन्होंने ये सोचा है कि भाई हम तो नहीं देंगे, तो IMF ने कहा तो फिर लोन भी नहीं मिलेगा। अगर कोई हमें कैंसिल हो गया। अगर कोई हमें कर्जा देगा तो हमें ये भी पता होना चाहिए वो हमें वापस कैसे करेगा। पाकिस्तान की जनता अपने नेताओं को क्यों कोस रही है, ये तस्वीर उसकी बड़ी वजह है। टर्की की मदद के लिए राहत सामग्री लेकर जाने वाले प्लेन के सामने खड़े होकर शहबाज शरीफ फोटो खिंचवा रहे हैं। टर्की को मदद की ऐसी बेशर्म नुमाइश के साथ पाकिस्तान सरकार ने एक और ऐसा ही काम किया है। शहबाज सरकार ने टर्की को $3.5 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया है। यह पैसा सरकारी खजाने और चंदे से जमा किया जाएगा। शहबाज सरकार अपनी जनता से चंदा देने को कह रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तुर्क भाइयों को हर मुमकिन इमदाद की फराहमी का अज़्म जाहिर किया है। इस मकसद के लिए प्राइम मिनिस्टर्स तुर्किया अर्थक्वेक रिलीफ फंड अकाउंट कायम किया गया है। अपने मुसीबत ज़दा तुर्क भाइयों की दिल खोलकर इमदाद करें और प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड अकाउंट नंबर G12166 में अतियात जमा करवाएं। अंदरूनी मुल्क पाकिस्तानी कैश, क्रॉस चेक, पे ऑर्डर, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, रास्त या ATM से इस फंड में रकम जमा करवा सकते हैं। यानी घर में नहीं दाने, शहबाज चले भुनाने। पाकिस्तान खुद IMF के सामने कटोरा लेकर बैठा है। पूरी दुनिया से भीख मांग चुका है। कर्ज ना मिला तो दिवालिया होने की तलवार लटकी है और शहबाज सरकार दूसरे मुल्क को पैसे देने चले हैं।
ये भी कहना है कि जी प्राइम मिनिस्टर वहां पे कोई कुछ मांगने नहीं जा रहे थे, हम तो उल्टा उनकी मदद करने जा रहे थे, वो मदद जिसकी उनको मतलब कम से कम हमसे कोई उम्मीद नहीं है और ना ही ऐसा लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हमें जो टेंट आए थे फ्लड विक्टिम्स के लिए, वो टेंट भी हमने टर्की भिजवाने का फैसला किया है, वो हम टर्की भिजवा रहे हैं। बाकी यहाँ फ्लड विक्टिम्स का क्या है जी, अभी आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियां आ जाएंगी तो वो पानी में अगर वो हैं भी तो वो पानी उनको अच्छा लगने लगेगा, ठंड खत्म हो जाएगी ना, साथ साथ ये कि तेज धूप पड़ेगी तो ये कि वो पानी भी सूख जाएगा, वो लोग भी सूख जाएंगे। तो इसलिए टेंट क्या करना है, तो बहरहाल हमने वो सारे टेंट जो है ना वो जमा करके और सोचा है कि जी टर्की वालों को भिजवा दें तो थोड़ा उनके ऊपर एहसान भी हो जाएगा और वो इम्प्रेस भी हो जाएंगे और अपना सर पकड़ के वो बैठ जाएंगे कि भाई ये किस किस्म के लोग हैं। मगर खैर हम कुछ इसी किस्म के हैं। आईएमएफ से पाकिस्तान को कर्ज मिलेगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन आईएमएफ की शर्तें जरूर पाकिस्तान में लागू हो गई हैं। आईएमएफ की टीम के इस्लामाबाद से लौटते ही रोती बिलखती जनता पर शहबाज सरकार ने चाबुक चला दिया है। बिजली की कीमत में 15 रुपए यूनिट का इजाफा हो गया है। कीमतें 3 रुपए 20 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 18 रुपए कर दी गई है। मार्च से ही शहबाज शरीफ जनता से वसूली शुरू कर देंगे। पाकिस्तान ने आईएमएफ से वादा किया था कि बिजली सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। बिजली कंपनीज ने सार्फिन से 17 अरब 19 करोड़ 80 लाख रुपए वसूल करने की इजाजत मांग ली है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज सैफुर रहमान से। इसमें सबसे अहम इशू ये है कि जब से ये साल शुरू हुआ है, कभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में या दीगर मदद की मद में या सालाना टैरिफ की मद में हमारी जो बिजली तकसीम कर कंपनियां हैं इनकी जो कारकर्दगी इंतहाई मायूस कौन है। जो रिसेंटली भी गवर्नमेंट ने कल ईसीसी में जो डिसीजन हुआ है तकरीबन 6-7 रुपए बिजली फी यूनिट महंगी कर दी है। अभी जो बिजली का एवरेज टैरिफ है वो 24 रुपए से ज्यादा का है और इम्कान है कि नेपरा के डिसीजन के बाद हो सकता है वो 29 रुपए का फी यूनिट हो जाए। एक तरफ पाकिस्तान सरकारी खर्चों में कटौती और पैसे जुटाने के नाम पर अवाम का खून चूसने को तैयार है, दूसरी तरफ कैबिनेट में नए मंत्री शामिल कराए जा रहे हैं। इन मंत्रियों के खर्च और भत्ते, दफ्तर, गाड़ियों का खर्च भी अवाम की कमर पर पटक दिया जाना है। ओहदों की बंदरबांट हो रही है, आपकी वजारतों की तादाद ही नहीं संभाली जा रही, तो ये क्या नतीजा निकलेगा? अच्छा है कि शो शाह के लिए, एक दिखावे के लिए, लोगों को एक और झुंझुना देने के लिए अच्छा है, इससे ज्यादा यानी कोई नतीजा नहीं। जैसे अवाम वैसे ही हुक्मरान होंगे। अपने गिरेबानों का हिसाब नहीं है हमें भी, हम भी कम बेशर्म बेहया लोग नहीं, सच्ची बात है। पूरे पाकिस्तान की इस्लाह का ठेका लेने वाले लोगों के अपने किरदार देखो। बिजली के बाद पाकिस्तान में बारी पेट्रोल, डीजल और गैस पर सब्सिडी खत्म करने की है। पेट्रोल की कीमतों में पहले ही 35 रुपए का इजाफा हो चुका है और महंगाई पहले ही 48 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। और मुल्क में महंगाई की शरह बढ़कर 34.83% तक जा पहुंची है। एक हफ्ते के दौरान घी, दाल, माश, दाल चना, दाल मसूर, ताज़ा दूध, दही, रोटी समेत 29 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई हैं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 17 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। हफ्ते के दौरान घी, दाल, माश, दाल चना, दाल मसूर, ताज़ा दूध, दही, रोटी समेत 29 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई हैं। आवाम को लूटकर जेब भरने वाले पाकिस्तानी नेताओं को महंगाई, बेरोजगारी और आतंकवाद से कोई मतलब नहीं है। फिक्र है तो बस इस बात की कि किसी तरह भारत की राह में रोड़ा बन जाए। लेकिन खुद पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत अब बहुत आगे निकल चुका है। आपके साथ टर्की इस वक्त जब रशिया के सऊदी अरेबिया के पैरेलल वो इस्लामिक उम्मा को लीड करना चाहते थे टर्किश, तो वो बार बार कश्मीर के खिलाफ स्टेटमेंटें भी देते थे, आपको साथ भी देते थे, आपके साथ खड़े होते थे, क्योंकि इंडोनेशिया और आपको साथ लेके वो सऊदी अरेबिया को काउंटर करना चाहते थे। लेकिन जब जल्जला आया है सबसे पहले भारत वहां पहुंचा है। ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन दोस्त। दोस्त एक टर्किश लफ्ज का, टर्किश जबान का लफ्ज है। टर्किश एम्बेसडर जो इस वक्त भारत के अंदर है उसने ट्वीट क्या की और उन्होंने किस तरीके से वहां लोग भी भेजे हैं और सामान भी भेजा है। इतना कुछ सहने के बावजूद अजीत डोवल क्या अचीव कर रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर क्या अचीव कर रहे हैं, अमेरिका को भी हाथ में रखा हुआ है, रशिया भी जाते हैं, सालसी आर्बिट्रेशन भी कराने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन वॉर के अंदर। अचीव क्या करेंगे? परमानेंट सीट एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल।
दुनिया भर में अपनी नाक कटवाने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान अगर अपनी आवाम की ही सुन लें और नफरत छोड़कर भारत से मदद मांगे तो कम से कम भूखों मरती आवाम की जान ही बच जाए। दिल्ली के महरौली में की गई तोड़फोड़ को लेकर स्थानीय लोगों और डीडीए की टीम के बीच टकराव हो गया। डिमोलिशन ड्राइव के दूसरे दिन लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। जेसीबी का रास्ता रोका गया और डीडीए के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई, लेकिन विरोध के बावजूद लोगों की एक नहीं चली और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में डीडीए की टीम ने कई घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिया। लोगों का ये गुस्सा दिल्ली के महरौली इलाके में डीडीए की डेमोलिशन ड्राइव को लेकर है, जो लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच बुलडोजरों से अतिक्रमण हटाया गया। शनिवार सुबह जैसे ही प्रशासनिक अमला महरौली पहुंचा तो उसे स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने जेसीबी का रास्ता रोक लिया और जमकर नारेबाजी की। महरौली में इस वक्त जहां पर डिमोलिशन के लिए जेसीबी चल रहा है, वहां इस वक्त प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं डीडीए के फ्लैट्स में, वो लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं और वो लोग काफी देर से ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस वक्त जब जेसीबी आगे जाने लगी जनरेटर लेने के लिए, तो ऐसे में भी ये लोग यहाँ पर सामने आकर खड़े हो गए हैं और गो बैक के नारे लगा रहे हैं। हाथों में इनके डॉक्यूमेंट्स, अगर इनके हाथों की तरफ गौर किया जाएगा तो हाथों में अपने डॉक्यूमेंट्स लिए हुए हैं और जोर जोर से नारेबाजी कर रहे हैं। और इनका कहना है, जो महिलाएं आगे खड़ी हैं, कि आगे नहीं जाने देंगे जेसीबी को। और जेसीबी इस वक्त यहाँ खड़ी हुई है, ऐसे में बुलडोजर को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। लोगों का एक ही नारा है कि वापस जाओ और वापस चले जाओ, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इनका ये कहना है कि इनके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं और इनके पास में सभी तरीके के वैलिड प्रूफ हैं, ऐसे में उनके मकानों पर बुलडोजर कैसे चल सकता है। इस वक्त कई और मकानों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। ऐसे में ये लोग जिनके यहाँ बीते दिन बुलडोजर चला था, वो इस वक्त यहाँ लाइन में खड़े होकर और पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं आगे खड़ी हुई हैं जो अगुवाई कर रही हैं और साथ ही उनके परिवार के सभी लोग, बच्चे हों बड़े हों, सभी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जैसे ही बुलडोजर शुरू हुआ चलना और तभी से इन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। इनका यही कहना है कि ये लोग आगे नहीं जाने देंगे यहाँ से बुलडोजर को, क्योंकि ये उनका घर है, उनके सपनों का घर है और वो इसे नहीं टूटने देंगे। डीडीए की इस कार्रवाई से महरौली और अंधेरिया मोड़ समेत आसपास के इलाकों में बसे लगभग 3000 परिवारों पर संकट के बादल छा गए। इनमें से लगभग 1000 से अधिक परिवारों के पास उनकी संपत्ति की पक्की रजिस्ट्री भी मौजूद है। ऐसे में अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने उजड़ने का दर्द और डीडीए के खिलाफ गुस्सा यहाँ के लोगों में साफ देखा जा सकता है। नोटिस नहीं है, लेकिन स्टे लेने की जरूरत क्यों पड़ी हमें? एक मिनट, स्टे लेने की क्यों जरूरत पड़ी जब हमारी रजिस्ट्री है, सारे डॉक्यूमेंट है, 1987 की एनओसी है, फिर क्यों? और फिर वो अफसर थे नहीं जब ये बिल्डिंग बनी। घर है, कोई झुग्गियां हैं, ये बिल्डिंग्स हैं, 40-40, 60-60 लाख के फ्लैट्स हैं यहाँ। सरकार कहाँ चली गई? रजिस्ट्री कैसे हो गई? बिल्डिंगें बन रही थी तो क्या डीडीए सो रही थी? तब डीडीए कहाँ थी? आज हमारी बिल्डिंगों को तोड़ने चले आए हैं, उस समय ना डीडीए आई ना कोई आई, और आज अचानक से अवैध बता दिया हमारी बिल्डिंगों को। यहाँ पे रहने वाले जो जितने भी फ्लैट ओनर्स हैं, कहीं अच्छी कंपनियों में काम करते हैं, सारे शरीफ लोग हैं। इन्होंने अपनी जमा पूंजी से बैंक को ईएमआई दे रहे हैं, हर महीने उनकी गाड़ी कमाई ईएमआई में जा रही है, और आज अचानक से हम सबको बेघर कर किया जा रहा है। पिछले 7 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ और ये बिल्डिंगें मतलब पहले 3-4 बनी हुई थी, उसके बाद सब बन गई हैं और एटलीस्ट इसको 8-9 साल तो हो गए हैं सब एरिया को बसे हुए को। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि पहले से ही भी हम यहाँ पे रह रहे हैं, जो मेरे से पहले आए थे। और मैंने ये भी नोटिस किया कि पीछे एक वॉल बनी हुई है जो कि अपने आप में ये दर्शाती है कि डीडी लैंड कहाँ पे है और हमारे गांव की लैंड कौन सी है। और वो वॉल बनाई गई थी तो वो डीडी के द्वारा बनाई गई? हाँ बिल्कुल, और उसके रिलेटेड भी हमारे पास हाई कोर्ट से ऑर्डर मिले हुए हैं, वो भी हम दिखा सकते हैं। डीडीए की तरफ से ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई अगले महीने 9 मार्च तक जारी रहेगी।
तो क्या लोगों के विरोध के बावजूद उनके आशियाने बुलडोजर की भेंट चढ़ जाएंगे या फिर उनको किसी तरह की राहत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।